आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के विषय में जानेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद इत्यादि। संज्ञा व्याकरण का एक अभिन्न हिस्सा है और ये एक विकारी शब्द है और इसका प्रयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, जाति, गुण, भाव, द्रव्य, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन एक व्यक्ति है, दिल्ली एक स्थान है, पशु जाति का नाम है, सुंदरता एक गुण है, व्यथा एक भाव को दर्शाता है, खेलना एक क्रिया है इत्यादि। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं, राम कल दिल्ली जाएगा। यहाँ पर राम संज्ञा है क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। शेर दहाड़ता है। ईमानदारी एक अच्छी आदत है। इसकी ऊंचाई देखो। यहाँ पर जितने भी रेखांकित शब्द हैं वो सारे संज्ञा हैं। यह सभी पद संज्ञा है। संज्ञा पद का अर्थ ही है नाम। नाम यानी संज्ञा। अब हम लोग संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो कुल मिलाकर के 5 भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा रखा गया है। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम लोग देखेंगे, जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है तो यहाँ राम क्या है, एक संज्ञा है। श्याम व्यक्ति का नाम है। दिल्ली महानगर का नाम है। हजारीबाग एक शहर का नाम है। ये जितने भी शब्द हैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष को इंगित कर रहे हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात किसी जाति से संबंधित अगर कोई नाम है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे नदी। अब नदी के अंतर्गत कई नदियां आ सकती हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि। तो ये कोई नदी, विशेष नदी के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ केवल नदी के बारे में कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नदी हो सकती है। लड़का, लड़के का कोई नाम नहीं है, लड़के जाति के बारे में बताया गया है, यहाँ कोई विशेष लड़के का नाम हो सकता है। पर्वत, यहाँ पर कोई भी पर्वत हो सकता है। ठीक उसी प्रकार फल भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है क्योंकि फल कोई भी फल हो सकता है। इसके 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य अर्थात पदार्थ, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं
भोजन की सामग्री है। सोना आभूषण के लिए एक पदार्थ है। तांबा एक धातु है। इसके अतिरिक्त ऊन, एल्यूमिनियम इत्यादि आप जो भी सामग्री का नाम बताएंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही दूसरा उपभेद है इसका, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही ये इंगित हो रहा है, ये समूह के बारे में बात की जाती है। जो समूह को बताए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर के पूरे समूह अथवा समाज का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात जिन शब्द से हमें किसी समूह के बारे में पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सेना, सेना में कई सैनिक होते हैं, तो सेना खुद ही एक शब्द है जो समूह को बताता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कई पुस्तकें होती हैं, इसीलिए पुस्तकालय समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। परिवार, परिवार में कई सदस्य हो सकते हैं, इसीलिए परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, जो कि है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिससे भाव प्रकट हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा एक भाव है, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। उसी प्रकार मोटापा, दया इत्यादि। मिठास, मिठाई का एक गुण है। क्रोध एक भाव है, दशा है। हर्ष, हर्ष एक भाव या दशा है, खुशी है। तो ये जितने भी भाव बताने वाले नाम हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ आपको संज्ञा के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी मिल पाई होगी और आप इससे काफ़ी लाभान्वित भी हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।